अवेलेबल है, और कई सारी जानकारी है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास आज एक बहुत विशिष्ट व्यक्ति भी हैं, डॉक्टर एन उपाध्याय के सुपुत्र डॉक्टर जय कुमार उपाध्याय जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस सबसे पहले चलिए एक काम करते हैं, मंगलाचरण में नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। और अब आई थिंक आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। ओके, चलिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सव्साहुणम्, एषो पञ्चणमोकारो सव्पावप्पणासनो, मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। तो देखिए, पिछली सदी में जितना ग्रंथों का प्रकाशन का काम हुआ, टोडरमल जी का जो एक विजन था, उनकी जो एक दूरदृष्टि थी, उनका ये जो कहना था कि भाई ग्रंथों को प्रकाशन में लाना चाहिए। एक मिनट सिर्फ बचा ना पीछे। पांडुलिपियां सिर्फ पांडुलिपियां कहीं कहीं रखी हुई हैं, उन पर किसी का ध्यान नहीं है, वो पढ़ने में नहीं आती हैं। तो जो ये कार्य शुरू हुआ, उसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान था हमारे एएन उपाध्याय जी का। आज उनकी 50वीं पुण्यतिथि है। 1975 8 अक्टूबर को रात्रि के वक्त जब उनकी मृत्यु हुई, अगले दिन लोगों ने ये कहा कि अब तो प्राकृतोलॉजी अनाथ हो गई। मतलब उन्होंने जितना प्राकृत ग्रंथों पर काम किया, उतना शायद किसी और ने नहीं किया। ये एक कार्यक्रम जो हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय वीर सागर जी हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीर सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश जी शास्त्री, नागपुर वाले, वो भी जुड़े हुए हैं सोनगढ़ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा सभी श्रोताओं का, और हाँ, डॉक्टर उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हम एक विशेष कार्य आज यहाँ करने वाले हैं। अरहत वार्ता, जिसकी स्थापना हमने कुछ साल पहले करी थी, इस हम शुरू से ये चाहते थे कि हम लेखन में, प्रकाशन में, हम अपने विचारों को, हम जैन परंपरा को कागज पर व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर सकें, जिसकी हम बहुत कोशिश कर रहे थे। हमने कई वर्कशॉप्स की, कई कॉम्पिटिशन्स किए, लेकिन और कई संगोष्ठियां की। प्रथम संगोष्ठी में जो हमारे पास कुछ आलेख हमारे पास आए थे, हमने सिर्फ उनमें से सिर्फ 4 आलेखों को आपके समक्ष प्रथम अंक के रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय किया। उन पर हमने काम किया, उनको हमने एक सार किया, और वो आज आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपके साथ स्क्रीन शेयर करके वो आपको दिखाना भी चाहती हूँ। ओह, 1 मिनट। प्रज्ञा, सबके ऑडियो बंद कर दोगे ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये खुल के रखे हैं, आवाज शोरगुल कर रहे हैं बीच बीच में। अच्छा। अ, मुझे अपनी 1 मिनट। जस्ट अ सेकेंड, प्लीज बेयर विद मी। हाँ। बीना कोठारी जी, आपका म्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो चालू है, बंद कर लीजिए। ये देखिए, ये आज के हमारे कार्यक्रम
का जो पोस्टर आपके साथ शेयर किया था, ये है डॉक्टर ए एन उपाध्याय। ये मैसूर में शायद ये उनकी टेबल थी जहां पर वो काम कर रहे थे। बहुत ही लाइव पिक्चर है जो आज दिनेश जी ने हमारे साथ शेयर की। और ये रहा अरहद वार्ता का रिसर्च जर्नल का कवर पेज। ये प्रथम अंक 2025 ये आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि इसके प्रधान संपादक प्रोफेसर वीर सागर जी हैं। इसके संपादक डॉक्टर राकेश जी हैं। इन्होंने बहुत 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 मेहनत की है इन पेपर्स को पढ़कर इनको ठीक करने में, एक सार करने में। और इसमें इसकी विषय सूची भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। संपादकीय है हमारे पास, और उसके आगे पहला पेपर ही हमारे पास डॉक्टर राकेश जी शास्त्री का है। फिर पहला पेपर राकेश जी शास्त्री का है। दूसरा डॉक्टर मनीष जी मेरठ का है। तीसरा डॉक्टर योगेश चंद जी का है। और चौथा डॉक्टर सोनू जी का है। ये चार पेपर हैं। और हम ये सारी पीडीएफ बिल्कुल। आपके शेयर प्रज्ञा, कर। प्रज्ञा तुम मेरे को को होस्ट बना दो प्लीज। तो मैं ये सबके बंद कर हाँ दूंगा, मौसा जी, म्यूट कर एक। दूंगा। को होस्ट बना दो मेरे हाँ हाँ को। हाँ। हाँ ठीक है, मैं बना देती हूँ। और इसी बीच हम स्टार्ट करते हैं आज का वक्तव्य। डॉक्टर वीर सागर जी, आपसे करबद्ध निवेदन है, आप आज का वक्तव्य स्टार्ट करें। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आइए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। सॉरी डॉक्टर साहब, आपका फिर से वो कर लीजिए अनम्यूट। नमो जिणाणम जिद भवाणम। मेरे ख्याल से अब आवाज आ रही है ना? जी जी जी, आ रही है भाई साहब। ठीक है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मेरे मन में, तन में बहुत हर्षांकुर उत्पन्न हो रहे हैं। कई तरह से मेरा मन आनंदित हो रहा है, जिस की हमने कोरोना काल में एक परिकल्पना संजोई थी, कालजयी विद्वान कैसे बने। वो परिकल्पना अनेक उत्थान पतन के बाद आज हमारे सामने आखिर आई गई है। हमारा वो स्वप्न साकार हो रहा है। और मैं ये मंगल कामना करता हूँ कि अब इस काम में किसी तरह का कोई विघ्न नहीं आएगा और ये नियमित रूप से आगे बढ़ेगा। आज डॉक्टर ए एन उपाध्याय, जिनका पूरा नाम आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय है, उनकी 50वीं पुण्यतिथि है। मेरे ख्याल से ये हमारे काम से भी बहुत अधिक संबद्ध है। हम आज ऐसे महापुरुष के की पुण्यतिथि पर इस काम को कर रहे हैं कि जो एक तरह से हमारी योजना का कुछ अर्थों में रोल मॉडल है। ए एन उपाध्याय के बारे में कितना कुछ कहा जाए, बहुत सारी बातें हैं। मेरे को बहुत सारी बातें इनके बारे में
विद्यानंद जी महाराज भी बताया करते थे, वो भी मुझे कुछ पता है। और कितनी बातें यहाँ पर डॉक्टर जय कुमार उपाध्याय जी जुड़े हैं, वे जानते हैं, बताते रहते हैं। शायद हमको उन्हें भी 10-5 मिनट सुनने का अवसर मिलेगा तो कुछ प्रसंग उनसे भी सुनने मिलेंगे। इसके अलावा भी कई बातें हैं, पर पहले, सबसे पहले सब लोगों को उनका परिचय पता चल जाए, संक्षिप्त परिचय पता चल जाए, इसलिए मैं सबसे पहले उनका जीवन वृत्त बहुत संक्षेप में रख रहा हूं। उनका जन्म 6 फरवरी सन 1906 को 6 फरवरी सन 1906 को कर्नाटक के बेलगाम जिले में एक सदलगा नाम का गांव है, जहां मैं जाकर आया हूं। मैं उनकी भूमि देखकर आया हूं स्वयं, जहां पर आचार्य विद्यासागर जी की भी जो जन्मभूमि है, वही जन्मभूमि डॉक्टर A.N. उपाध्याय की भी है। और आज से 120 वर्ष, 119 वर्ष पहले उनका वहां पर जन्म हुआ था। उसके बाद में उन्होंने थोड़े दिन अपनी प्राथमिक शिक्षा तो वहां सदलगा के विद्यालयों में ही प्राप्त की, लेकिन जैसे ही प्राथमिक शिक्षा पूर्ण हुई तो वे कोल्हापुर चले गए। वहां राजा राम कॉलेज है, राजा राम कॉलेज से उन्होंने BA किया और बहुत अच्छे उनके वहाँ कार्यक्रम रहे। और उसके थोड़े दिन बाद सांगली में कोई विलिंगटन कॉलेज है, वहाँ वो चले गए, उन्होंने वहाँ पढ़ाई की। और उसके बाद सन 1934 में उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। यहाँ तक उनकी शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण ब्यौरा है, जो सभी शोधार्थियों को जानने योग्य है। इसके बाद वे उसी राजा राम कॉलेज कोल्हापुर में प्राकृत के प्रोफेसर बन गए और 32 साल तक वो उस प्रोफेसर पद पर रहे। 32 साल तक उन्होंने प्राकृत विभाग में प्रोफेसर पद पर काम किया। ये काम तो किया जो किया, लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे जो अपनी विद्वत्ता के बल पर जो प्रभाव जमाए हुए थे, उससे भारत सरकार भी अप्रभावित नहीं रही, बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। और भारत सरकार ने उनको अनेक बार भारतीय विद्वानों के प्रतिनिधि के रूप में विदेशों में भेजा। अनेक बार वे भारत सरकार के प्रतिनिधि बनकर विदेशों में गए और उन्होंने ऐसा सुयश अर्जित किया, ऐसा सुयश अर्जित किया कि आपको क्या बताऊं। एक दफे पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री ने एक पंच कल्याणक, खतौली के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में पंडित कैलाश चंद सिद्धांताचार्य ने ये कहा कि मैं सारी जैन समाज से कहना चाहता हूं कि 10 पंच कल्याणक कराना आसान है, हिम्मत हो तो एक A.N. उपाध्याय बनाकर दिखाओ। इससे पता चलता है कि A.N. उपाध्याय कितनी बड़ी चीज है। मैं समझता हूं कि आकाश में तारे तो बहुत हैं, लेकिन सूरज चांद जैसे गिने चुने हैं। जैन जगत का बहुत बड़ा दैदीप्यमान नक्षत्र कोई है, आज जिनके नाम लेते ही कोई भी विद्वान नतमस्तक हो जाए, उस निर्विवाद विद्वत्तापूर्ण
चमत्कृत व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर A.N. उपाध्याय। सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने कितनी सेवा की है वो भी बहुत आश्चर्य उत्पन्न करने वाली है। कैसे वे रात और दिन अध्ययन लेखन में दत्त चित्त रहते थे। ये बात केवल प्रशंसनीय नहीं है बल्कि अनुकरणीय है कि दिन रात आगम सेवा, साहित्य सेवा, जैन दर्शन और पांडुलिपियों की सेवा करने का कोई अविरल साधक था तो वो A.N. उपाध्याय थे। रात और दिन पढ़ते लिखते रहते थे और कितने उन्होंने काम किए हैं जरा हम देखें तो ये उनकी करीब 68 वर्ष की उम्र में, 69 वर्ष की उम्र में, उन्होंने 68 69 वर्ष की उम्र में उन्होंने कोई कितने कोई 40,000 पृष्ठों का संपादन है। आप जरा देखेंगे आश्चर्य करेंगे। मेरी टेबल पर कुछ साहित्य रखा हुआ है, आज मैं देखने लगा उनको, विनयांजलि कैसे अर्पित करूं सोचते सोचते मैंने ये प्रवचन सार निकाला उनके द्वारा संपादित। इसकी प्रस्तावना इतनी बड़ी है कि अकेली इस प्रस्तावना पर PhD दी जा सकती है। मुझे यहाँ तक भी कुछ पता है, आचार्य विद्यानंद जी बताया करते थे कि इसकी प्रस्तावना पर केवल उनको कोई पुरस्कार मिला था, लेकिन मुझे उसका कहीं विवरण उपलब्ध नहीं हुआ, इसलिए मैं वो आपको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन ये प्रस्तावना भी केवल प्रस्तावना सम्मानित हुई है। ग्रंथ कैसे संपादित किए जाते हैं, आज संपादक बहुत बनते हैं, रोज किताबें आती है, हम भी संपादक बनते हैं, लेकिन इनको देखते हैं तो अपने पे शर्म आती है कि संपादन कला किसे कहते हैं, संपादक कैसा होता है, कितनी गहरी रिसर्च की जाती है संपादक बन पहले, कितना सतर्क रहा जाता है, कितना एक एक शब्द पर ध्यान दिया जाता है। ये बात सीखनी हो तो A.N. उपाध्याय से। ये परमात्म प्रकाश भी मेरी टेबल पर अभी विराजमान है, ये भी उनका संपादित है। कैसा संपादन है, 50 विद्वान कोई मिल करके काम कर दे तो मैं समझूंगा A.N. उपाध्याय छोटे चीज है। लेकिन मैं कहता हूं 50 लोग मिलकर वो काम नहीं कर सकते जो काम वो अकेले थे। जैनेतर, जैन, चारों योग का कैसा अध्ययन था, एक एक गाथा का कहाँ है, पांडुलिपियों को कैसे अंकित करते हैं, ये सब बातें पढ़ते हैं तो कई कई पन्ने तो ऐसे नजर आते हैं कि आज कोई उस पन्ने को कंप्यूटर के जमाने में, आज के जमाने में, आप कल्पना कीजिए सन 1975 में तो वे चले गए थे और उससे पहले ऐसी स्थितियां थी कि फोटोस्टेट मशीन भी नहीं थी, कंप्यूटर तो छोड़ो। तब उन्होंने उस जमाने में ये सब काम कैसे किए होंगे, उनके प्रति जैन विद्वान और जैन समाज को कितना अधिक कृतज्ञ होना चाहिए। विद्यानंद महाराज ऐसे बोला करते थे, सोने की मूर्ति बना करके विराजमान करो, तब भी उनके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। डॉक्टर हीरालाल जी उनके अभिन्न मित्र थे और उन्होंने डॉक्टर हीरालाल जी दोनों ऐसे थे कि यूं कहते हैं दो शरीर एक आत्मा।
ऐसा डॉक्टर हीरालाल जी और A N उपाध्याय का संबंध था। एक दूसरे से सारी बातें बताते थे और दोनों ने मिलकर बहुत काम किया है। जिन कामों में से एक काम धवला टीका के 16 भाग है। धवला टीका के 16 भागों का संपादन डॉक्टर उपाध्याय और डॉक्टर हीरालाल जी ने मिलकर के किया। आज जैन समाज करोड़ों अरबों खरबों रुपया कुछ नहीं होता है, उससे भी ज्यादा खर्च करे तो उनका प्रत्युपकार नहीं कर सकती है। ऐसा उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके और एक बड़ी बात ये थी उनकी, जो आज के सीखने की है, वो अनेक भाषाओं के, अनेक दर्शनों के बड़े विद्वान थे। मैंने मराठी कन्नड़ तो उनकी एक तरह से मातृभाषा थी, लेकिन इसके अलावा वे प्राकृत बहुत अच्छा बोलते जानते। पाली भाषा, जबकि वो उनका विषय नहीं। हमको देखो, कालजयी विद्वान बनना हो, एक श्रेष्ठ विद्वान बनना हो, विश्व विद्वत मंच में अगर बैठकर अपनी बात कहनी हो, मैं कई दफे कल्पना करता हूं कि यदि इस विश्व में संयुक्त राष्ट्र की संघ की तरह एक विश्व विद्वत मंच हो, वहां पर कौन हमारा व्यक्ति जैन दर्शन का प्रतिनिधित्व करने सम्मिलित हो सकता है। और न केवल सम्मिलित हो सकता है, उसमें फतेह भी कर सकता है। तो वो आदमी छोटा मोटा नहीं हो सकता, वो संकीर्ण नहीं हो सकता। उसे न्याय, व्याकरण, दर्शन, शास्त्र, इतिहास, भारतीय परंपराएं, वेद, उपनिषद, सब का उसको यथाशक्ति ज्ञाता होना ही होगा। तभी जाकर के वो इस काम को अच्छे से कर पाएगा। तो वे सभी भाषाओं के ज्ञाता थे। और अंग्रेजी भी आज भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की भाषा है अंग्रेजी। एक बड़ी दिक्कत आ रही है जो जैन धर्म की प्रभावना में बाधक बन रही है। या तो लोग अंग्रेजी के ही विद्वान हैं। मैं वर्तमान दृश्य परिदृश्य को देख रहा हूं तो मैं पाता हूं या तो अंग्रेजी के विद्वान बहुत हैं, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि आपने द्रव्य संग्रह मूल से लगाया तो नहीं लगाया, मिलता है। तत्वार्थ सूत्र मूल से लगाया, नहीं मिला। उनको द्रव्य संग्रह जितनी प्राकृत और तत्वार्थ सूत्र जितनी संस्कृत भी नहीं आती है। या फिर जिनको संस्कृत प्राकृत आती है उनको अंग्रेजी नहीं आती है। ये बहुत बड़ी विडंबना है और इसलिए हम विश्व मंच पर नहीं पहुंच पा रहे। A N उपाध्याय इसलिए मुझे प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए स्मरणीय है कि उन्होंने केवल जैन दायरे में काम नहीं किया, उन्होंने जैनेतर दायरे में भी अपने को प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किया। दूसरे दिग्गज विद्वान भी उनकी प्रशंसा, वासुदेव शरण अग्रवाल उनकी प्रशंसा में कितना लिखते हैं, ये देखो आश्चर्य। तो ये काम हर कोई नहीं कर सकता है। अपने घर में बोल लेना आसान होता है साथियों, लेकिन जब दूसरे मंच पर जाकर के बोलते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कितने गहरे पानी में हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तब हमें A N उपाध्याय याद आते हैं। हमें लगता है कि हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। तो ये भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह जरा देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया। जो विदेशों में गए तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, पेरिस में वो एक सरकार की तरफ से गए थे। पेरिस में विद्वत सम्मेलन हुआ था, केवल जैन विद्वत सम्मेलन नहीं, विश्व विद्वत सम्मेलन।
और उसमें भारतीय विद्वानों में एएन उपाध्याय चुनकर के सन 1973 में गए थे। सन 1971 में वो ऑस्ट्रेलिया के केन्या में गए थे, बेल्जियम में लेविन में वो गए थे, विश्व सम्मेलन था तब वो गए थे, और भारत सरकार की ओर से गए, को अपना हृदय देखना है, हम कहाँ खड़े हैं और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वो उन्होंने और क्या क्या काम किए, जरा एक झलक देखते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ के वे स्थायी संपादक थे। भारतीय ज्ञानपीठ से कम 200 ग्रंथों के वे संपादक रहे। 200 ग्रंथों, ज्ञानपीठ पूजांजलि अगर उनके हाथ, और उनकी किताब किसी ने ले ली, इसका मतलब है कि वो निसंदेह पूजा की पुस्तकों में जहां जगह जगह हमको संदेह होता है, वहां यदि आपको ज्ञानपीठ में कोई ज्ञानपीठ पूजांजलि में कोई पाठ मिला है तो आप उसे नकार नहीं कर सकते। ये उनका परिश्रम है। हमारा लेखन इतना प्रामाणिक होना चाहिए, हो गई गलती ऐसा उत्तर नहीं होना चाहिए। वो सचमुच हमें 36 बार देखना पड़े पर शुद्ध जाना चाहिए। तो भारतीय ज्ञानपीठ में उनका बहुत बड़ा योगदान है। दक्षिण भारत जैन सभा के वे सभापति रहे, और जो जीवराज जैन ग्रंथमाला सोलापुर में आज चलती है उसके भी वो सह प्रधान संपादक रहे। जीवराज जैन ग्रंथमाला से भी आज मेरे ख्याल से 400 से ज्यादा ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है। जैन समाज की प्रथम नहीं तो द्वितीय नंबर की प्रकाशन संस्था मैं उसे समझता हूं। फिर मैं जैन सिद्धांत भाकलता था, शोध पत्र आ रहे, उसके आप जैन एंटीक्वेरी कोई पत्रिका निकलती थी, उसके भी आप संपादक थे। ये पत्रिका मैंने नहीं देखी, लेकिन जैन सिद्धांत भास्कर मैंने कई दफे के कई अंक देखे हैं। उसका एक एक अंक आज भी सहेज कर रखने लायक है। षटकागम के 16 भाग आपको बता दिए। फिर वो महाराष्ट्र में बोर्ड की पाठ्य पुस्तक समिति के सदस्य थे। महाराष्ट्र बोर्ड के पाठ्य पुस्तक के सदस्य थे। गया यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, पूना यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, इतनी यूनिवर्सिटीज में संस्कृत प्राकृत की बोर्ड ऑफ स्टडीज के वे मेंबर थे। इस तरह इतना उनका ये काम था। और उन्होंने जो किताबों पर खुद काम किया, जो उनकी अपनी स्वतंत्र किताबें हैं, जरा उनका नाम सुनते हैं। जटा सिंह नंदी आचार्य का वरांग चरित्र है, संस्कृत का महाकाव्य, वो 1955 में डॉक्टर एएन उपाध्याय ने, और इसको खोजा भी था। एक और बड़ी बात है, वरांग चरित्र आज तक अज्ञात था जटा सिंह नंदी आचार्य का, आज तक, माने जिस दिन वो काम कर रहे हैं उपाध्याय, तब तक वो अज्ञात था। उसे उन्होंने ग्रंथ भंडारों में से केवल खोजा नहीं, उसे हमें तो हम मिले मिलायों पर भी उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने उसे खोजा। और कैसे काम किया होगा, जहां फोटोस्टेट मशीन भी नहीं होती है उस जमाने में, उन्होंने कैसे काम किया। और कहीं इतिहास में लिखा मिलता था तो लुप्त प्राय मिलता था, उल्लेख मिल जाता था। वरांग चरित्र के 2-4 श्लोक दूसरे ग्रंथों में उद्धृत मिलते थे। इससे पता चलता था कि वरांग चरित्र था तो सही, लेकिन वो है कहाँ, तो फिर वही आ जाता था कि लुप्त है। उसे उन्होंने खोज निकाला। आज भी जैन ग्रंथ भंडारों में बहुत सारी पांडुलिपियां जैन ग्रंथ रत्न संपादकों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर हम वहां पहुंचे तो ये चीजें निकाल
सकते हैं। उन्होंने पूना के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में से इसको ढूंढ निकाला। हमें फिर बार बार कहने का विकल्प आता है कि हम अपने को देखते चले, साथ साथ तुलना करते चले। हम क्या जीवन में एक बार किसी दूसरी लाइब्रेरी में जाते हैं, गए हैं, टटोलते हैं? क्यों नहीं करते हैं? ऐसे ऐसे हमको, अगर हम इनको याद कर रहे हैं, इनके उपकार हैं, तो इनके उपकारों का कुछ बदला यही हो सकता है। मुझे एक दफे प्रोफेसर राजा राम जी ने कहा था, मैंने उनके पैर छुए थे, तो उन्होंने कहा ऐसे पैर नहीं छुओ, एक पांडुलिपि का संपादन करो, तब का मैं मानूंगा तुमने पैर छुए, मेरे पैर छूने का कोई फायदा नहीं। तब जाकर मेरे जी को लग गई बात, और मैंने कहा कुछ ना कुछ करना है। उसके बाद मैंने 3-4 पांडुलिपियों का संपादन किया। ऐसे ही मैं मेरे सभी साथियों से कहना चाहता हूं, जीवन में कम से कम एक पांडुलिपि का संपादन तो जरूर से जरूर करो। आज एएन उपाध्याय को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज अपन लोग अपना शोध पत्रिका का अंक भी निकाल रहे हैं, और देखो उन्होंने क्या क्या, प्राकृत के कई काव्य है, राम पानीवाद का कोई कंस वहो काव्य है प्राकृत, उषा निरुद्धम भी प्राकृत की रचना है। तिलोय पंक्ति के 2 भागों में इन्होंने संपादन किया। तिलोय पंक्ति के संपादक भी डॉक्टर एएन उपाध्याय हैं। 2 भागों में ये प्रकाश। हरिसेन का वृहत कथा कोश है, इसमें भी ये संस्कृत में है। देखो, संस्कृत के ग्रंथ का भी संपादन चल रहा है, प्राकृत के ग्रंथ का भी चल रहा है। रुद्रदास का चंद्रलेखा प्राकृत नाटक है, लीला वह काव्य है कुतूहल का, घनश्याम की आनंद सुंदरी ये भी है, प्रद्योतन सूरी की कुवलय माला है, पद्मनंदी आचार्य का जम्बूद्वीप प्रणति है। इस तरह ये ग्रंथ है। इसके अलावा प्रवचन सार, परमात्म प्रकाश, नियम सार, धूर्ताख्यान, धर्म परीक्षा आदि अनेक ग्रंथों के उन्होंने संपादन किए, विस्तृत प्रस्तावनाएं लिखी, और उन्होंने कम से कम 70 रचनाओं पर विस्तार से आमुख लिखे। रचनाओं के संपादक कौन थे? नाथूराम प्रेमी, जुगल किशोर मुक्त्यार, फूलचंद शास्त्री, पन्नालाल साहित्याचार्य, हीरालाल जी, डॉक्टर महेंद्र कुमार न्यायाचार्य, डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार मोदी। ऐसे दिग्गज विद्वानों के ग्रंथों पर इन्होंने आमुख भी लिखे, और इनका एक एक शोध पत्र एक एक पीएचडी जैसा होता था, मामूली बात नहीं होती थी कोई उठाओ। तब भी 165 शोध पत्र प्रकाशित हुए, 165 शोध पत्र उनके प्रकाशित हुए। हम सब उनको आलोड़न विलोड़न तो करें, इस तरह से उनकी बहुत सारी बातें हैं। और उनको एक बार मैसूर यूनिवर्सिटी ने गोल्डन जुबली पुरस्कार दिया था, और भारत के राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, देखो कितनी बड़ी उपलब्धि है, उनको राष्ट्रीय संस्कृत पंडित की उपाधि से विभूषित किया। भारत का राष्ट्रपति एक जैन विद्वान को राष्ट्रीय संस्कृत पंडित की उपाधि से स्वतंत्रता दिवस में सम्मानित कर रहा है। मैं स्वप्न देख रहा हूं कि ऐसा दूसरा दिन मैं फिर कब देखूं। ऐसा कौन दूसरा विद्वान फिर आएगा जिसको भारत का राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस पर कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति भवन में सम्मानित करेगा।
जैन जिन शासन की ध्वजा फिर लहरानी चाहिए, जिन शासन से उड़ा जा रहा है, पुरुषार्थ करना जग है। आज के दिन ये संकल्प लेना जरूरी है कि हम कुछ करेंगे। जयंती कार्याणी न मनोरथई, दुनिया नोबेल पुरस्कार जीत रही है। मैं चाहता हूं कि ऐसा अब जैन विद्वान उदित हो कि जिसे नोबेल पुरस्कार मिले। जैन साहित्य और जैन दर्शन की ध्वजा प्रत्येक कोने तक पहुंचनी चाहिए। ये तीर्थंकरों की वाणी है, ये छोटी चीज नहीं है। हमारे पास सोना है, सोना, कोई नूर हीरा है हमारे पास। हमारा माल बिल्कुल कम नहीं है, परीक्षा से सिद्ध है, बहुत महत्वपूर्ण है। केवल उसका प्रस्तोता हमारे पास नहीं है। उसका प्रस्तोता कोई बन जाए, ऐसी मेरी भावना बहुत अधिक होती है। एएन उपाध्याय हमेशा एक फाइल बनाते थे विषय की, कोई भी होता है तो वो किसी सेमिनार में तभी जाते थे, उस सेमिनार का निमंत्रण तभी स्वीकार करते थे जब कहते थे उसकी मैंने पहले से फाइल बना रखी हो। पढ़ते पढ़ते उस विषय से संबंधित चार छह बातें जब तक वो नोट नहीं कर लेते थे, संदर्भ इकट्ठे, एक एक दो दो साल तक मैटर चलता था, तैयारी चलती थी, तब जाकर के वे कुछ काम करते थे और तब संगोष्ठी में अपना शोध पत्र प्रस्तुत करते थे। तो ऐसी सारी बातें हैं, पर मेरे ख्याल से इतनी पर्याप्त है। मैं बहुत ही हृदय की गहराइयों से उनको विनयांजलि अर्पित करता हूं और अपने सभी साथियों से निवेदन करता हूं कुछ ना कुछ उनका अनुकरण करें। इसी भावना से हम ये अरत वार्ता संस्थान का गठन किया है और वो पत्रिका निकाली है। और बाकी अब हमारे साथ में और विद्वान है, वो कुछ कहेंगे। मैं मेरी बात को यहीं बहुत विराम बहुत देता हूँ। बहुत धन्यवाद वीर सागर जी आपका। आपने इतनी सारी बातें बताई एन उपाध्याय जी के बारे में जो हमें नहीं पता थी। आपको पता है आज 8 अक्टूबर है, काम किया है। और हाँ, धवला जी 8 अक्टूबर सन 816 में हुई थी। आज के दिन ही सन 816 में क्या बात ऐसा है। भी हमें मिला है। हमारे साथ में डॉक्टर उपाध्याय जी हैं। मैं चाहूंगी कि वो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। भाई टोटली। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं मेरे को सुन रहे हैं आप? जी। हाँ जी। जी। आज के इसके सत्र के सत्राध्यक्ष हमारे मित्र वरिष्ठ विद्वान मणि राकेश जी जैन साहब नागपुर, और आज के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर वीर सागर जी जैन साहब, और इस सत्र में उपस्थित सभी विद्वज्जन। वस्तुतः मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बट आपको डिस्टरबेंस नहीं है तो मैं आपको कुछ संस्मरण सुनाना चाहता हूँ। अभी अभी प्रोफेसर वीर सागर जैन जी ने अत्यंत अध्यात्म के साथ एन उपाध्याय जी के जीवनी को हमारे सामने रखा। बहुत सारी नई सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई। कुछ तो मैं जानता ही था और कुछ बातें मुझे उनसे बैठ करके समझने की आवश्यकता है। मैं समय निकाल के उनके साथ बात करूंगा। आज के इस सत्र में जो चर्चा करने के लिए बात आई थी कि 1934 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से उपाधि प्राप्त करी। उनका जो प्रवचन सार का थीसिस है, जो प्रस्तावना के रूप में बाद में छपी, उसको उन्होंने पीएचडी यूनिवर्सिटी में जैन दर्शन विभाग में किया था। उस समय के एक्सपर्ट लोगों ने स्वतंत्रता से पहले
अंग्रेजों के जमाने में बॉम्बे यूनिवर्सिटी का नाम बहुत ऊंचा था। उस समय उनको एक्सपर्ट कमेटी ने कहा ये पीएचडी नहीं है, ये डीलिट है। उनको उसी समय डीलिट की उपाधि दे दी गई थी। तो डॉक्टर एन उपाध्याय जो डॉक्टर कहते हैं वो डीलिट का डॉक्टरेट है, वो खुद पीएचडी नहीं है। एक अत्यंत गौरव की बात है। यही बात आचार्य विद्यानंद जी महाराज हमें सुनाते थे, जो वीर सागर जी इसके बारे में चर्चा की थी। दूसरी बात, एन उपाध्याय जी भारतीय ज्ञानपीठ के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रवर्तन समिति के अध्यक्ष रहे शुरुआत में। स्वतंत्र माने आज से करीबन 71 वर्ष पूर्व ये पुरस्कार शुरू हो गई थी। उस समिति में रहते हुए कर्नाटक के एक विद्वान कुवेम्पू जी को उन्होंने पुरस्कार हेतु संस्तुति की थी। उसको करने के उपरांत कुवेम्पू जी ने उस समारोह में ये कहा, प्रवर्तक समिति में एन उपाध्याय जी हैं इसलिए ये मुझे पुरस्कार मिला, परंतु एन उपाध्याय जी ही इस भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के अधिकारी है। वे समिति में होने के कारण ले नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे प्राप्त हो गया। उन्होंने मुझे जांचा पड़ताला। रामायण अन्वेषणम ग्रंथ पर उनको मिला था। वो कर्नाटक के 8 ज्ञानपीठ पुरस्कार में सबसे पहले थे। और मैं ये उनके पश्चात जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होते, पुरस्कार विजेता विद्वान ने ये बात हमें बताई। इसके बाद जब वो निवृत्त होने वाले थे कोल्हापुर से, चारुकीर्ति भट्टारक जी ने मुझे बताया, हामा नायक मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति थे। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय में एन उपाध्याय जी के नाम से ही उपाध्याय जी को वहां बुलाया। 6 सहकर्मियों को साथ में एक तंत्र विभाग खुलवा के कार्य प्रारंभ करा दिया। तो एक विद्वान ऐसे थे जो कुलपति महाभाग के पदासन कराए थे। शांति प्रसाद जी ने 3 लाख रुपए दान राशि वहां खुद जा करके दे करके जैन शास्त्र एवं प्राकृत भाषा विभाग का शुभारंभ करवाया था। ये श्रेय एन उपाध्याय जी को जाता है। अब एक संस्मरण में सुना रहा हूं। एन माला के साथ जुड़ करके संपादन का कार्य कर रहे थे। साहित्य के लिए अत्यंत पूरक व्याकरण ग्रंथ त्रिविक्रम का शब्दानुशासन है। उस ग्रंथ के वृत्ति पर संपादन का कार्य करके संस्कृत भाषा में ग्रंथमाला ने, उससे उनको संतोष नहीं मिला। उसके कुलकर्णी जी को त्रिविक्रम के पर पीएचडी करवाया। इसके वृत्ति, विवृत्ति, सोपज्ञ वृत्ति 3 शाखाएं हैं। वीएम कुलकर्णी जी के नाम लेते ही आश्चर्य होता है कि रेवा प्रसाद द्विवेदी बनारस के संस्कृत वाङ्मय के अत्यंत निष्णात विद्वान, वो जब कालिदास ग्रंथावली का संपर्क कर रहे थे तब उन्हें कालिदास के वाङ्मय के बीच में जो उपस्थित प्राकृत के भाषा के अनुशीलन थे उस पर एक श्रेष्ठ संपादक उन जैसे चाहिए था, लेकिन आज कोई उपलब्ध हो नहीं पाया। वो दुखी होके रहे। वीएम कुलकर्णी जी को कराते कराते विलिंगडन कॉलेज की बात की। वहां एक केवाय आप्टे प्राकृत के प्रोफेसर थे, संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान थे। उनसे त्रिविक्रम पर काम करवाया, हेमचंद्र के व्याकरण पर काम करवाया। उसके बाद मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एमडी वसंतराज जी त्रिविक्रम पर ही पीएचडी कर चुके, उनको भी मार्ग
स्मरण